बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज को स्टडी करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि गैसेस एक्सचेंज के अंदर सबसे पहले हम रेस्पिरेशन को स्टडी करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन को स्टडी करेंगे और ब्रीथिंग और वेंटिलेशन को हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि एनर्जी क्या है। अगर किसी शख्स के अंदर किसी भी काम करने की एबिलिटी मौजूद है तो उसको क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अगर किसी शख्स के अंदर एनर्जी मौजूद नहीं है तो वो कोई भी काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हर काम एनर्जी के साथ ही होते हैं। अगर किसी शख्स के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी मौजूद नहीं है तो वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होती है। ये जो रेस्पिरेशन है ना, ये दो तरह की होती है। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी हो सकती है और इंटरनल रेस्पिरेशन भी हो सकती है। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगी, इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अपने एक्सटर्नल पार्ट्स को यूज़ करके रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। जो इंटरनल रेस्पिरेशन, इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल ऑर्गन को यूज़ करके रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। अब हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में है क्या। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेशन गैसेस between the organism and the environment से between the blood and tissue is called respiration। मतलब देखना, जो गैसेस की एक्सचेंज हो रही है ना ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान या ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान, इस तमाम प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर ये जो रेस्पिरेशन है ना ऑर्गेनिज्म्स और एनवायरनमेंट के दरमियान हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। अगर ब्लड और टिश्यूज़ को यूज़ करके कोई भी ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये जो रेस्पिरेशन है ना, इसको वेंटिलेशन, ब्रीथिंग और ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहा जाता है। एक्चुअली में ये जो रेस्पिरेशन है ये डिपेंड करती है मॉइस्ट सरफेस के ऊपर। अगर मतलब ये जो मॉइस्ट सरफेस है ना, ये रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मॉइस्ट सरफेस के बगैर रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता है। इस मतलब रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहते हैं, या इसे ब्रीथिंग भी कहते हैं और वेंटिलेशन भी कहते हैं। एट द ऑर्गेनिजम्स लेवल द रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। Moist permeable surface is required for the breathing as oxygen is observed and carbon dioxide is released। ऑक्सीजन को ऑब्जर्व किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि ना, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, अब अगर हम देखें हमारे सेल के अंदर बहुत से मतलब जैसे कि बहुत सी ऑर्गेनेलिज्म मौजूद है जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही थी और उसको अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। मतलब जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज्म मौजूद हैं उस सबको अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हासिल करते हैं। ये जितने भी हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन तमाम को एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है। वो एनर्जी हम सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए से हासिल करते हैं। ये जो एनर्जी है ना हम हासिल करते हैं फूड या ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। इन सेलुलर रेस्पिरेशन एनर्जी इज एक्सक्रीटेड मतलब हासिल करना फ्रॉम द फूड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज़ फर्दर यूटिलाइज ड्यूरिंग अदर द एक्टिविटीज़। मतलब हम फूड से एटीपी को हासिल करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग अदर एक्टिविटीज़। मतलब और जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना उसको परफॉर्म करने के लिए इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है। ये था हमारे पास रेस्पिरेशन। फिर हमने स्टडी किया सेलुलर रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, उसके अंदर ये है कि ना वहाँ पे कहा गया है कि एयर जो है ना वो बेटर मीडियम देन द वाटर। अब ये क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है कि जो एयर है ना वो बेटर मीडियम है देन द वाटर, उसको हम देखते हैं कि उसकी रीज़न क्या है। अगर हम देखें कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना उसके अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना, मतलब जो गैसेस एक्सचेंज होती है ना वो डिफ्यूजन के ज़रिए से ही होती हैं। अब ये जो गैसेस एक्सचेंज है ना, मतलब ये एक तो मैंने मतलब अभी कहा है कि फ्लूइड के ज़रिए से होती है, मतलब इंटरनल ऑर्गन के ज़रिए से होती है, और एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म मतलब
इन्वायरमेंट के ज़रिए, इन्वायरमेंट के अंदर क्या होते हैं, एयर और वाटर मौजूद होते हैं। मतलब ड्यूरिंग द ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन गैसेज एक्सचेंज इज़ द कैरिड आउट ओनली बाय द डिफ्यूजन। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये जस्ट डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है। Exchange of respiratory the gases take place between the body fluid and the outside medium. The outside medium may be air और water. अब देखिए ना, ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है एक तो मतलब फ्लड के ज़रिए से, मतलब फ्लूइड के ज़रिए से और ब्लड के ज़रिए से होती है। और दूसरा क्या है, आउटसाइड द मीडियम। आउटसाइड द मीडियम क्या है कि एयर आ जाता है उसके अंदर और वाटर आ जाता है। अब ये मतलब इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो एयर है ना, ये बेटर मीडियम है देन दी वाटर। क्यों, इसकी रीज़न क्या है? अब देखिए ना, ये जो ऑक्सीजन है ना, हम इसको ना ईज़िली मतलब ईज़िली हासिल कर लेते हैं एयर से, लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ रीज़न है। अब देखिए ना, जो ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट है, जो ऑक्सीजन की अमाउंट है एयर के अंदर हम देखते हैं तो वो ज़्यादा मौजूद है बनिस्बत वाटर के। अगर हम एक लीटर लेते हैं एयर का, तो उसके अंदर जब देखते हैं कि तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है ना, वो क्या है, 200 ml है। और अगर हम इसी तरह से वाटर का इसी तरह से अगर हम वाटर के अंदर देखेंगे तो वाटर के अंदर क्या होगा, 10 ml ऑक्सीजन मौजूद होगी। इसलिए कहते हैं ये जो ऑक्सीजन है ना, वो एयर के अंदर ईज़िली हम वो डिफ्यूज़ भी हो जाती है और उसको हम एयर से जल्दी हासिल भी कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं ये जो एयर है ना, ये बेटर मीडियम है देन दी वाटर। Air is better the mediums than the water. The oxygen can be obtained more easily from the air than from the water because of following reason. Now oxygen contact of air is the much higher than the oxygen contact of equal volume of water. 1 liter air contain 200 ml oxygen while the water has the 10 ml of oxygen. जबकि जो वाटर है उसके अंदर क्या होगी, 10 ml ऑक्सीजन मौजूद होगी। ये तो होगी एक रीज़न। अब दूसरी रीज़न क्या है इसकी? दूसरी रीज़न ये है कि ना, जो ऑक्सीजन है ना, वो मतलब डिफ्यूज़ होती है 8000 टाइम मोर क्विकली इन द एयर। मतलब 8000 गुना जल्दी डिफ्यूज़ होती है ऑक्सीजन एयर के अंदर बनिस्बत वाटर के। क्यों? क्योंकि ये देखिए ना, जो वाटर है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन जल्दी से डिफ्यूज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि ना उसके ये क्या है, विस्कस फॉर्म में होता है, मतलब गाढ़ा होता है। एयर अगर हम देखें तो एयर में मतलब ये जो विस्कस का करैक्टर है ना, ये एयर के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन जो वाटर हमारे पास है ये विस्कस फॉर्म है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होती है, एयर जल्दी से डिफ्यूज़ नहीं होती। और जो एयर है ना, वो जो वाटर है ना, वो 50 टाइम मोर विस्कस है देन दी एयर से। इसलिए कहते हैं कि जो वाटर है वो गुड मीडियम नहीं है, बल्कि एयर जो है गुड मीडियम है। ऑक्सीजन, अब हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूज अबाउट द 8000 टाइम मोर क्विकली इन एयर देन इन द वाटर. Water is the 8000 times more dense than the air, therefore its the ventilation is the far and difficult than the ventilation of the air. In other words, water is the 50 times more viscous, which make it the more difficult for the exchange of the gases compared to air. अब देखें ना, जो वाटर है वो 8000 टाइम मोर डेंस देन द एयर, इसलिए जो वेंटिलेशन, ब्रीथिंग, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस एयर के अंदर, वाटर के अंदर होता है, वो मोर डिफ़िकल्ट होता है देन द वेंटिलेशन ऑफ एयर। और दूसरे लफ्ज़ों में ये कि जो वाटर रहता है ना, वो 50 टाइम मोर विस्कस होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एयर। ये थी उसकी रीज़न कि एयर मतलब बेटर मीडियम क्यों है वाटर से। पहले रीज़न हमने क्या कहा कि ना, अगर हम 1 लीटर एयर लें तो उसके अंदर 200 ml ऑक्सीजन मौजूद होती है। अगर इसी तरह से वाटर का लें तो वाटर के अंदर 10 ml ऑक्सीजन मौजूद होती है। मतलब ऑक्सीजन की अमाउंट एयर के अंदर ज़्यादा मौजूद होती है बनिस्बत वाटर की। इसी तरह से जो ऑक्सीजन है ना, वो 8000 टाइम मोर क्विकली डिफ्यूज़ होती है इन एयर के अंदर बनिस्बत वाटर की। दूसरी रीज़न ये है। अब थर्ड पे क्या है कि जो वाटर है ना, वो 50 टाइम मोर विस्कस है देन दी एयर। ये 3-4 इसकी रीज़न थी जिसकी वजह से हमने कहा जो एयर है वो बेटर मीडियम है देन वाटर। अब हम नेक्स्ट इसमें स्टडी करेंगे जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, वो प्लांट के अंदर किस तरह से होता है। अब यहाँ पे प्लांट के अंदर किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है ये देखते हैं। Plant like animal require the energy for their functions and they also get their energy from their respiration.
मतलब प्लांट्स की तरह से एनिमल्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ये एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं? रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हासिल करते हैं। देयर इज़ नो स्पेशल ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट फॉर द गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। देखना, प्लांट के अंदर कोई भी ऐसा स्पेशल ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए से ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकें या गैसेस को एक्सचेंज कर सकें। द मेसोफिल सेल्स विच आर दे स्पेशलाइज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस हैव लर्ज दिए एयर स्पेसिस। अब देखना, ये जो मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं? मतलब ये जो मेसोफिल सेल्स है ना, ये प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मेसोफिल सेल है ना, ये मतलब लार्ज नंबर ऑफ दिए क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करते हैं। जिस मतलब ये क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे आकर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। मतलब ये जो मेसोफिल सेल्स है ना, ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये मतलब लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब ये जो मेसोफिल सेल है ना, यहाँ पे ना लार्ज एयर स्पेसिस मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। दीज स्पेसिस आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ दियर रेस्पिरेटरी गैसेज। ये जो एयर स्पेसिस है ना, इनके ज़रिए से मतलब डायरेक्टली गैसेस का एक्सचेंज होता है। इन प्लांट द स्टोमेटा आर द मेन सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। अब देखें ना, जो प्लांट है ना, इनके अंदर है ना, एक तो मेसोफिल सेल्स के ज़रिए से होती है, दूसरा ये स्टोमेटा के ज़रिए से भी होती है। ये जो स्टोमेटा है ना, ये मेन स्ट्रक्चर है गैसेस एक्सचेंज करने का प्लांट के अंदर। दे आर लार्जली प्रेजेंट इन द लीव्स एंड इन द यंग स्टेम। अब ये जो स्टोमेटा है ना, या तो ये यंग स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है या तो ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके ज़रिए से ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अब देखते हैं ये जो कॉर्क टिश्यूज़ है, ये क्या होते हैं? ये जो कॉर्क टिश्यूज़ है ना, ये प्रेजेंट होते हैं ओल्डर स्टेम के अंदर विच इज़ फॉर्म ऑफ डेड सेल। अब देखिए ना, अगर कोई प्लांट है ना, उसके जब सेल डेड हो जाते हैं तो वो कॉर्क बना लेते हैं। कॉर्क क्या होता है? एक छाल होती है। हम देखते हैं कि जो प्लांट है ना, उसकी जो बाहर वाली लेयर है ना, उसके इर्द गिर्द, प्लांट के इर्द गिर्द एक छाल बनी होती है। उसका कलर ब्राउन भी हो सकता है, कभी कभी ब्राउन होता है, ब्लैक होता है। मतलब इस मुख्तलिफ़ किस्म की कॉर्क बनती हैं, उसको क्या कहते हैं? हम कॉर्क टिश्यूज़ कहते हैं। अब उसके अलावा लेंटिकल्स आर द स्पेशल पोर्स प्रेजेंट इन गैसेस एक्सचेंज प्रेजेंट इन द कॉर्क टिश्यू। अब ये जो कॉर्क टिश्यूज़ है ना, ये तो डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके ज़रिए से तो गैसेस एक्सचेंज हो नहीं सकती, इसलिए ये जो कॉर्क टिश्यूज़ है ना, इसके अंदर लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लेंटिकल्स क्या होते हैं? एक पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, उसको क्या कहते हैं? लेंटिकल्स कहते हैं। हमने इसके अंदर 3 मेन पॉइंट्स पढ़े हैं। एक तो हमने मेसोफिल सेल्स की बात की है, दूसरा स्टोमेटा की बात की है, थर्ड पे हमने कॉर्क टिश्यूज़ को कहा है, और फिर हमने लेंटिकल्स की बात की। अब हम देखते हैं कि ना, ये जो मतलब ये जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं ना स्टोमेटा के ज़रिए से, ये किस तरह से होती है? अब देख लीजिए, जो प्लांट है ना, ये मतलब ऑक्सीजन को हासिल करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ पे होती है? हमारे इन्वायरमेंट के अंदर होती है ना, मतलब एयर के अंदर होती है ना, वहाँ से ये लैंड प्लांट ऑक्सीजन को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं और मतलब स्टोमेटा के ज़रिए से। अब ये ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व किसके ज़रिए से करते हैं? स्टोमेटा के ज़रिए से करते हैं। अब हम देखते हैं कि ना, ये जो स्टोमेटा है ना, जो तम्बाकू प्लांट है ना, उसके अंदर मतलब कितनी परसेंट में मौजूद है? इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर 12,000 स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लीफ सरफेस इन तम्बाकू प्लांट। अब देखना, ये जो तम्बाकू प्लांट है, ये एक प्लांट है जिसके अंदर ना 12,000 स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर की में, मतलब 12,000 स्टोमेटा मौजूद होते हैं तंबाकू प्लांट के अंदर, जिसके ज़रिए से ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। बिटवीन द मेसोफिल सेल्स, हमने अभी बात की मेसोफिल सेल क्या है। Between the mesophyll cell, the intercellular space या air spaces, the exchange of gases from the moist surface of mesophyll cells take place। अब देखें ना, ये जो मेसोफिल सेल्स हैं या इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं या एयर स्पेसेस हैं, इन सब के ज़रिए से ना गैसेस एक्सचेंज होता है। और चाहे मॉइस्ट सरफेस हो गया, इन सब चीज़ों को मिला के ना, इन सब के ज़रिए से गैसेस का एक्सचेंज होता है। एयर स्पेसिस कवर 40% एरिया ऑफ द लीफ। ये जो एयर स्पेसिस मौजूद होती है ना, ये मतलब 40% एयर ये मतलब 40% एरिया ऑफ सरफेस को कवर करती है। रूट्स गेट देयर ऑक्सीजन फ्राम एयर प्रेजेंट इन स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल। अब देखें ना, ये जो रूट्स होते हैं, रूट्स कहाँ पे होती हैं? ज़ेरे ज़मीन होती है, मतलब ज़मीन के अंदर होती हैं। ये क्या करती हैं रूट्स? मतलब जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना,
वहाँ से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं। ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं इसके अंदर एयर स्पेसेस मौजूद होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, और एयर सॉइल पार्टिकल्स के ज़रिए से ही ऑक्सीजन को ये ऑब्जर्व करते हैं। जो एक्वेटिक प्लांट गेट ऑक्सीजन फ्राम द वाटर बाय द डिफ्यूजन। जो एक्वेटिक प्लांट मतलब जो मतलब ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर मौजूद होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को हासिल करते हैं वाटर से बाय द डिफ्यूजन के प्रोसेस से। मतलब डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से यह वाटर को ऑक्सीजन को हासिल करते हैं वाटर के ज़रिए से। ये था मतलब कि प्लांट के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ये हमने स्टडी किया। अब हम देखते हैं कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये एक्चुअली में क्या है। ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, ये डिपेंड करता है प्रोसेस ड्यूरिंग विच ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। मतलब ये जो ऑक्सीजन का प्रोसेस है ना, ये एक्चुअली में इज़ एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन ऑब्जर्व हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। इन तमाम प्रोसेस के ऊपर फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक्चुअली में है क्या। ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, इसकी डिफिनेशन को हम रीड कर लेते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज ए रेस्पिरेटरी एक्टिविटी विच अकर इन प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। अब देखना, ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, एक्चुअली में ये डे टाइम में होता है, मतलब दिन के टाइम होता है, ये रात के टाइम नहीं होता। और ना ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये डे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ये डे टाइम के बगैर नहीं हो सकता। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, इसके अंदर एक स्पेशल एंजाइम को यूज़ करते हैं। उस एंजाइम का नाम है राइबोज बाइफॉस्फेट, या इसको कहते हैं रबिस्को। ये एंजाइम है जो मतलब ऑक्सीजन, अगर हम देखें ये जो केल्विन साइकिल है ना, ये स्पेशली वहाँ पे ये एंजाइम प्रेजेंट है। वहाँ पे ये एंजाइम वर्क करता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ना, जो रबिस्को है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को रिड्यूस करता है। क्यों रिड्यूस करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इन फोटो रेस्पिरेशन एंड अनदर एंजाइम्स राइबोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज। एक्चुअली में ये जो राइबोज है ना, बाइफॉस्फेट, ये एक्ट करते हैं कार्बोक्सिलेज के बेस के ऊपर भी और ऑक्सीजनेज पे भी ये बेस करता है। फिक्स ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इट डिक्रीज। मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब कार्बन ऑक्सीजन को फिक्स करता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करता है। It decreases the overall carbon dioxide fixation process and also the plant growth। अब देखें ना, ये जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, एक्चुअली में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन होगी ना, उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, लेकिन ऑक्सीजन को क्या करेगा, फिक्स करेगा। क्यों करेगा, अगर देखें ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे फिक्सेशन हो जाएगी तो यहाँ पे केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कराना। फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की फिक्सेशन होना ज़रूरी है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे हम रबिस्को को यूज़ करते हैं ऑक्सीजन की फिक्सेशन के लिए इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है कि ये किस तरह से होता है। ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर मैंने अभी कहा है कि इसके अंदर एक एंजाइम होता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजनेज बनेगा। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोक्सिलेज बनेगा। ये मतलब रिएक्शन परफॉर्म होता है रबिस्को की प्रेजेंसी में। मतलब अगर रबिस्को मौजूद है तो उसकी प्रेजेंसी के अंदर ऑक्सीजन क्या रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा ऑक्सीजनेज के तौर पे, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट करेगा कार्बोक्सिलेज के ऊपर, कार्बोक्सिलेज की तरह। अब देखिए ना, जो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन हमने केल्विन साइकिल में पढ़ा था, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ना, ये ग्लाइकोलेट बनेगा। ये जो ग्लाइकोलेट है ना, ये कहाँ पे बनता है, द ग्लाइकोलेट डिफ्यूज इनटू द मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज नोन एज पेरोक्सिसोम। अब ये जो ग्लाइकोलेट है ना, ये मतलब डिफ्यूज़ होता है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज के अंदर। वो कौन सी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज है, वो है पेरोक्सिसोम। ये विच आर लोकेटेड एडजेसेंट टू द क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो मतलब ये पाई जाती कहाँ पे पाई जाती है, ये एडजेसेंट है क्लोरोप्लास्ट के।
अब these are they are usually present in mesophil cells in the large converted into the glycine in the peroxisome. अब देखें ना, ये जो मतलब ग्लाइकोलेट हमारे पास बन गया, ये जो ग्लाइकोलेट है ना, इसकी जो कन्वर्जन होगी वो भी पेरोक्सिसोम के अंदर ही होगी। ये जो ग्लाइकोलेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन के अंदर। ये जो ग्लाइसिन, अब ग्लाइसिन क्या एक्चुअली में, ये जो ग्लाइसिन है ना, ये क्या एक स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है जिसकी फॉर्मेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये जो ग्लाइसिन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मतलब डिफ्यूज़ हो जाएगा। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ना ग्लाइसिन के, ये मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे स्टीन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। मतलब ये प्रोसेस कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसिन के रिएक्ट करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे स्टाइन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। फर्स्ट हमारे पास प्रोसेस क्या था कि रबिस्को रिएक्ट रेबिलोस 5 बाईफॉस्फेट या RUBP रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। एग्जाइम कौन सा यूज़ करेंगे, रबिस्को एग्जाम यूज़ करेंगे, जिसके नतीजे में क्या बनेगा, ग्लाइकोलेट बनेगा। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है, पेरोक्सिसोम के अंदर। अब ये जो ग्लाइकोलेट है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन के अंदर। ग्लाइसिन, अब ये जो ग्लाइसिन है ना, मतलब ये कहाँ पे अब मौजूद होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन के प्रेजेंट होते हैं, जो जो कन्वर्ट होते हैं स्टाइन और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये हमारे पास था फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, कि किस तरह से फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। एक्चुअली में ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये क्या होता है, डे टाइम में होता है, लेकिन जो अगर हम देखें जो केल्विन साइकिल है ना वो नाइट टाइम में होती है। लेकिन जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये डे टाइम में होता है। ये जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, हमने कहा इसके अंदर हम एक एंजाइम को चूज़ करते हैं, जिस एंजाइम का नाम है रबिस्को या रेबिलोस 1,5 बाईफॉस्फेट। ये जो एंजाइम है ना, ये मतलब रिडक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को, और ये मतलब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजनेज बनाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बोक्सिलेज की रिडक्शन करेगा। अब जब ना रबिस्को या RUBP ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, एंजाइम क्या यूज़ होगा, रबिस्को यूज़ होगा, जो ग्लाइकोलेट बनेगा, ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन बनेगा, ग्लाइसिन से स्टाइन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ये था हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखें ना, ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना, ये सरफेस एरिया के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी ज़्यादा सरफेस मौजूद होगी ना, उतनी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर सकेगा। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है तो वो ईज़िली अपने ऑक्सीजन को ईज़िली अपनी जो गैसेस ऑक्सीजन का प्रोसेस है ना वो ईज़िली कर सकेगा। अब हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस इन एनिमल्स आर द साइड्स वेयर द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। मतलब देखना, ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है एनिमल के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है, उस मतलब उस सरफेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। इन एनिमल्स द रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू द गिल्स एंड लंग्स। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, गिल्स और लंग्स के ज़रिए से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। प्लांट्स का हमने अभी पढ़ा है कि वो किसके ज़रिए से करते हैं, वो मेसोफिल सेल्स के ज़रिए से करते हैं, स्टोमेटा के ज़रिए से करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स है ना, जो एनिमल्स है, ये गिल्स और लंग्स को यूज़ करके रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, ये मतलब इसके अंदर कौन कौन से फीचर मौजूद है, मतलब किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये लार्ज सरफेस एरिया के ऊपर मौजूद करता है, दूसरा ये थिन एपिथेलियम के ऊपर, वेंटिलेशन, कैपिलरी नेटवर्क के ऊपर। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैपिलरी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है तो वो ईजिली गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। अगर इसी तरह से वेंटिलेशन होगी, थिन एपिथेलियम का होना ज़रूरी है, लार्ज सरफेस एरिया और मॉइस्चर का होना भी लाजमी है। ये था कि मतलब कि रेस्पिरेशन है या गैसेस एक्सचेंज है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन है ना एनिमल्स के अंदर किस तरह से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हाइड्रा में किस तरह से रेस्पिरेशन होती है। देयर आर नो स्पेशल ऑर्गन फॉर द रेस्पिरेशन इन द हाइड्रा। अब देखने जो हाइड्रा है ना, इसके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं होता है कि वो मतलब रेस्पिरेशन कर सके। The gases, the exchange of the gases take place through the whole of the surface of the body.
ये जो हाइड्रा है ना, ये मतलब अपनी पूरी बॉडी को यूज़ करता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। मतलब इसका कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता कि किस मतलब उस ऑर्गन के ज़रिए से वो गैसेस एक्सचेंज कर सके। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट आर द कॉन्टैक्ट इन द वाटर। अब देख रहे हैं जो हाइड्रा है ये वाटर के अंदर मौजूद होता है। ये अपनी इंटरनल बॉडी को भी यूज़ करता है और एक्सटर्नल बॉडी को भी यूज़ करता है मतलब गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए। outer the surface the exchange the gases with the outer the water while the cell lining the digestive cavity exchange the gases with the water coming into the body cavity। अब देखें जो एक्सटर्नल उसकी बॉडी है वो मतलब जो एक्सटर्नल बॉडी या आउटर जो सेल हैं जो मतलब हाइड्रा के आउटर सरफेस के ऊपर मौजूद है वो क्या करेंगे आउटर वाटर के साथ कांटेक्ट करके अपने गैसेस को एक्सचेंज करेंगे। जो इनर सेल हैं या मतलब जो जैसे कि डिजेस्टिव कैविटी है ना, इसके अंदर जब भी कोई ऑक्सीजन मतलब जब भी ऑक्सीजन आती है ना उस ऑक्सीजन को मतलब उस अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ पे उसकी डिफ्यूजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को उसी के ज़रिए से मतलब अपने इंटरनल सेल को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। In this way, the surface the lining of the antron act as an the efficient respiratory surface। अब देखना ये जो सरफेस की लाइनिंग है ना एंट्रॉन ये एक्ट करती है एफिशिएंट मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर ये एक्ट करती है। ये था हमारे पास हाइड्रा का प्रोसेस के किस तरह से इसके अंदर मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। मतलब हमने वहाँ पे का कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं है तो वो अपने बॉडी इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी के पार्ट को यूज़ करके वहाँ पे गैसेस को एक्सचेंज करता है या रेस्पिरेशन का प्रोसेस को परफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं कि ये जो अर्थ फॉर्म है ना इसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। जिस तरह से हमने कहा वहाँ हाइड्रा के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं होता, इसी तरह से ये जो अर्थ फॉर्म है ना इसके अंदर भी कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं होता। द अर्थ फॉर्म डज नॉट हैव द एनी स्पेशलाइज्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन। मतलब इसके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता। गैसेस एक्सचेंज अकर मेनली थ्रू द स्किन। ये जो ये जो अर्थ फॉर्म है ना ये अपनी गैसेस को एक्सचेंज करता है स्किन को यूज़ करके। विच इज़ द रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। स्किन इज ऑलवेज केप्ट मोस्ट बाय द सिक्रीशन ऑफ द एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड। अब देखना ये जो अर्थ फॉर्म है ना इसकी जो स्किन होती है ना वो मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट क्यों होती है? क्योंकि ना इसकी जो एपिडर्मल सरफेस होती है ना स्किन के वो एक ग्लैंड क्रिएट करती है, उस ग्लैंड को कहते हैं म्यूकस ग्लैंड। ये जो म्यूकस होता है ना ये मतलब क्या होता है मॉइस्ट होता है, जिसकी वजह से जो अर्थवॉर्म की स्किन है वो मॉइस्ट रहती है। और दूसरा होता है स्लोमिक फ्लूइड। ये क्या होता है ये मतलब पोर के ज़रिए से जो अर्थवॉर्म की स्किन है ना ये वहाँ पे आता है, इस फ्लूइड की वजह से भी जो अर्थवॉर्म की स्किन है वो मॉइस्ट रहती है। अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन किस तरह से इसके अंदर होती है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वेट सरफेस एंड देन द डिफ्यूज इनटू द ब्लड। अब देखें जो ऑक्सीजन है वो वेट सरफेस से मतलब स्किन के ज़रिए से बॉडी के अंदर इंटर होगी, वो ब्लड के अंदर जाएगी ऑक्सीजन। अब ये जो इन दिया ब्लड ऑक्सीजन कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म में द ऑक्सीमोग्लोबिन। अब जब ब्लड के अंदर जाएगी ना जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन हो जाएगी ब्लड के अंदर, जिसे क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ना जब इसके साथ ऑक्सीजन की कम्बिनेशन होगी उसको क्या कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। As the earth form have contact with the tissues, so the closed circulatory system blood does not come in direct, the must diffuse through the tissue fluid and stomach fluid। अब देखना ये जो हमारे पास अर्थ फॉर्म होता है ये मतलब वाटर के साथ ये अपने जो इसके अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं ना अर्थ फॉर्म के वो एक दूसरे से कांटेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज होता है। और जो ब्लड होते हैं ना वो डायरेक्टली डिफ्यूज़ नहीं होता टिश्यूज़ के साथ, इसलिए जो इसके अंदर जो मतलब डिफ्यूजन है ना वो मतलब जो मतलब स्किन है या जो स्टोमक फ्लूइड है ना उसके ज़रिए से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव थ्रू दिया टिश्यूज़। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वो टिश्यू के ज़रिए से रिमूव आउट हो जाएगी बाय द ब्लड के ज़रिए से कैरिड आउट इन द प्लाज्मा टू द स्किन फ्रॉम वेयर इट इज़ एक्सक्रीटेड। आप देखना है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना टिश्यूज़ के ज़रिए से, जो ब्लड के ज़रिए से वो स्किन के मतलब स्किन से बाहर खारिज हो जाएगी और एक्सक्रीट हो जाएगी। ये तो हमारे पास अर्थवॉर्म का प्रोसेस। हमने ये कहा कि इसके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद नहीं होता, ये अपनी स्किन के ज़रिए से रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, मतलब गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। इसके अंदर दो तरह के मतलब एक फ्लूइड मौजूद होते हैं या ग्लैंड मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्किन मॉइस्ट रहती है। एक हमने कहा म्यूकस ग्लैंड और दूसरा हमने कहा स्टोमक फ्लूइड मौजूद होता है।
अब इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती है। अब देखना ये जो वेट सरफेस है मतलब स्किन से के जरिए से ब्लड की तरफ ऑक्सीजन जाएगी। अब जो ऑक्सीजन है ना वो मतलब ब्लड से कंबाइन होगी। जब ब्लड को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन की कम्बिनेशन होगी वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, अब देखना जो ब्लड है ना उसका ना टिश्यूज़ के साथ ये डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से कहते हैं कि ना ये जो मतलब डिफ्यूजन है ना वो ब्लड से मतलब डिफ्यूजन टिश्यूज़ के अंदर नहीं होगी बल्कि ब्लड के अंदर होगी। जो फिर वो क्या होगी, ब्लड के ज़रिए से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएगी, स्किन मतलब स्किन से बाहर आ जाएगी। मतलब वो अपनी बॉडी से खारिज कर देंगे। किसके ज़रिए से खारिज करेंगे, ब्लड से और स्किन की टू दी इन प्लाज्मा टू द स्किन, और फिर वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी। ये तो हमारे पास अर्थवर्म का प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी किया था कि मतलब रेस्पिरेशन क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, इसी तरह से प्लांट के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन होती है। फिर हमने कहा कि इससे पहले हमने एक छोटा सा सवाल पढ़ा था, वो था कि जो एयर है ना वो बेटर मीडियम देन द वाटर। फिर हमने कहा था जो प्लांट के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन होती है। फिर हमने एनिमल्स की बात की, एनिमल्स के अंदर मतलब किस तरह से रेस्पिरेशन होती है। आज के लेक्चर में हमने जस्ट 2 एनिमल्स को स्टडी किया, एक हाइड्रा को और दूसरा अर्थवर्म को। उससे पहले हमने ये भी कहा था कि ना कि मतलब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एक तो मॉइस्ट सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, थिन एपिथेलियम होना चाहिए, वेंटिलेशन का प्रोसेस होना चाहिए। ये तमाम प्रोसेस थे कि हमने कहा कि जो रेस्पिरेशन है, ये गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते। अगर वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं करेगा तो डेड हो जाएगा। इसी तरह से हमने आज के टॉपिक के अंदर गैसेस एक्सचेंज को स्टडी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने नेक्स्ट मतलब जो एनिमल्स है ना उसको स्टडी करेंगे कि किस तरह से उसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इसी तरह से हम कॉकरोच को स्टडी करेंगे, फिशेस को स्टडी करेंगे, ह्यूमन को स्टडी करेंगे, किस किस तरह से मतलब वो कौन कौन से ऑर्गन को यूज़ करके अपनी रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।